27 अक्टूबर 2018 दिन था करवा चौथ का। सुहागिन महिलाओं का यह सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस व्रत में अन्न तो दूर, पानी की एक घूंट तक नहीं पी जाती। दीपिका ने अपने पति विक्रम सिंह चौहान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। इसलिए दीपिका ने सुबह से न तो पानी पिया था और न ही कुछ खाया था। सजने संवरने के बाद दीपिका ने अपने पति विक्रम को फोन मिलाया और घर जल्दी आने को कहा। पत्नी के कहने के बाद भी विक्रम उस दिन शाम 7 बजे के बाद ही घर आया। विक्रम एक प्राइवेट कंपनी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर नौकरी करता था। दीपिका इंडसइंड बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। विक्रम और दीपिका के 2 बच्चे थे, करीब 4 साल की बड़ी बेटी और 5 महीने का छोटा बेटा। आसमान में बादल छाने और धुंध का असर होने के कारण काफी देर तक चांद नजर नहीं आया। बाद में जब चांद दिखाई दिया तो दीपिका ने चलनी से चांद के दर्शन किए और अर्घ्य दिया। इसके बाद चलनी से उसने पति विक्रम का अक्ष देखा। इसके कुछ देर बाद रात करीब 9:45 बजे सोसाइटी के लोगों को तेज चीख के साथ किसी के ऊंचाई से गिरने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर सोसाइटी के सिक्योरिटी वाले वहां पहुंच गए और देखा कि एक महिला जमीन पर गिरी हुई थी। सिक्योरिटी वालों ने उस महिला को पहचान लिया। वह उसी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर रहने वाली दीपिका थी। उसके दिल की धड़कन भी थम चुकी थी। इस बीच दीपिका का पति विक्रम भी नीचे आ गया। वह दीपिका को देखकर उससे लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, दीपिका तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सोसाइटी के सिक्योरिटी वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर ग्वाल पहाड़ी पुलिस चौकी इंचार्ज विनय कुमार मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने विक्रम से पूछताछ की तो उसने बताया कि आज वह ऑफिस में लेट हो गया था। दीपिका बार बार फोन कर रही थी। वह उससे जल्दी आने को कह रही थी, पर वह ऑफिस से जल्दी नहीं आ सका। जब वह घर पहुंचा तो इस बात को लेकर दीपिका उससे झगड़ा करने लगी। वह कह रही थी कि वह मायके जा रही है। दीपिका मायके जाने के लिए निकली तो वह उसे सीढ़ियों के पास छोड़ने के लिए आया। तभी दीपिका ने गुस्से में बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। मामला संदिग्ध था, इसलिए पुलिस ने रात को ही दीपिका के मायके वालों को सूचना दे दी। उस दिन पुलिस की जांच पड़ताल में आधी रात से ज्यादा का समय बीत गया, इसलिए आगे की कार्रवाई और पोस्टमार्टम अगले दिन करना तय किया गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दीपिका के पिता हरि किशन आहूजा चंडीगढ़ में रहते थे। खबर सुनते ही वह अपने घर वालों के साथ 28 अक्टूबर को गुड़गांव पहुंच गए। आहूजा ने पुलिस को बताया कि दीपिका ने करीब 5 साल पहले सन 2013 में गुड़गांव के रहने वाले विक्रम सिंह चौहान से प्रेम विवाह किया था। शादी के समय दीपिका की नियुक्ति गुड़गांव में ही थी। आहूजा ने पुलिस को बताया कि विक्रम के अंसल वैली की ही रहने वाली शेफाली नाम की किसी विवाहित महिला से प्रेम संबंध थे। दीपिका इसका विरोध करती थी तो विक्रम उससे मारपीट करता था। कई बार विक्रम अपनी उस महिला मित्र के घर चला जाता था। वह महिला भी विक्रम के फ्लैट पर आती रहती थी। आहूजा ने आरोप लगाया कि करवा चौथ की रात दीपिका और उसके पति विक्रम के बीच उसी महिला को लेकर विवाद हुआ था। इसकी जानकारी दीपिका ने उन्हें फोन करके दी थी। उन्हें शक है कि गुस्से में विक्रम ने दीपिका को बालकनी से नीचे फेंक दिया होगा। उन्होंने दीपिका के पति विक्रम सिंह चौहान के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दीपिका के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश उसके परिजनों को सौंप दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि करवा चौथ के व्रत के कारण उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था। भूख व प्यास की वजह से उसकी अंतड़ियां सूखी हुई थी। होठ पर मोटी पपड़ी जम गई थी। डीएलएफ फेज 1 थाना पुलिस ने आवश्यक जांच पड़ताल के बाद दीपिका के पति विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर रिमांड के दौरान पूछताछ में विक्रम लगातार यही कहता रहा कि दीपिका ने खुद ही छलांग
लगाई थी। अफेयर के बारे में विक्रम ने पुलिस को बताया कि शेफाली से केवल उसकी जान पहचान थी। पुलिस जब शेफाली के फ्लैट पर पहुंची तो पता चला कि शेफाली 6-7 महीने की गर्भवती है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में शेफाली से पूछताछ संभव नहीं थी, इसलिए पुलिस ने अस्पताल से उसे छुट्टी मिलने का इंतजार किया। बाद में पुलिस ने विक्रम का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया। इनकी जांच में पता चला कि विक्रम शेफाली के संपर्क में था। दोनों व्हाट्सएप और कई सोशल साइट के जरिए चैटिंग करते थे। ईमेल की जांच में गूगल ड्राइव पर दोनों के निजी फोटो और वीडियो भी पुलिस को मिले। इस बीच रिमांड अवधि पूरे होने पर पुलिस ने विक्रम को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया। दोनों की चैट हिस्ट्री और ईमेल में कई ऐसे सबूत मिले जिससे ये साफ हो गया कि दीपिका की मौत के पीछे इन दोनों का हाथ है। 13 नवंबर 2018 विक्रम सिंह चौहान की 35 वर्षीय महिला मित्र शेफाली भसीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शेफाली को दीपिका की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। जरूरी पूछताछ और सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस को जांच में पता चला कि गुड़गांव की अंसल वैली व्यू की उसी अपार्टमेंट में रहने वाली शेफाली शादीशुदा थी। वह पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद एक टीवी न्यूज चैनल में भी काम कर चुकी थी। शेफाली ने अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड से शादी की थी। वह अपने पति के साथ गुड़गांव की अंसल वैली व्यू में ही रहती थी। शेफाली का पति अमेरिका के एक कंपनी में काम करता था। उसका पति अप्रैल 2015 में अंसल वैली का अपना दूसरा फ्लैट बेचना चाहता था। इसी सिलसिले में शेफाली की विक्रम सिंह चौहान से पहली बार मुलाकात हुई थी। बाद में उनकी मुलाकातें बढ़ती गई और उनके बीच दोस्ती हो गई। विक्रम और शेफाली की मॉर्निंग वॉक पर अक्सर रोजाना मुलाकातें होने लगी। ये मुलाकातें और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। विक्रम को जब भी मौका मिलता वह शेफाली के फ्लैट पर चला जाता था। शेफाली भी विक्रम के फ्लैट पर आती जाती थी। विक्रम और शेफाली की प्रेम कहानी की जानकारी उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को भी हो गई थी। बाद में विक्रम की पत्नी दीपिका को भी इस बारे में पता चल गया। दीपिका ने इस बात का विरोध किया तो विक्रम को यह बात नागवार लगी। उसने दीपिका से मारपीट की। यह दीपिका की मौत से करीब साल भर पहले की बात है। पत्नी के बार बार समझाने के बाद भी विक्रम की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। दोनों के बीच संबंध बने रहे। दीपिका किसी भी तरह अपने पति और परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने परिवारजनों और ससुराल वालों से बात की। सभी ने विक्रम को बहुत समझाया, लेकिन विक्रम ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। अप्रैल 2018 में विक्रम और शेफाली दोनों 5 दिन के टूर पैकेज पर घूमने के लिए लेह लद्दाख गए। इसी दौरान विक्रम और शेफाली ने आपस में शादी करने का फैसला किया, लेकिन परेशानी यह थी कि दोनों ही शादीशुदा थे। शेफाली ने विक्रम को विश्वास दिलाया कि वह अपने पति से तलाक लेने की बात कर लेगी, लेकिन विक्रम के लिए दीपिका के रहते हुए शेफाली से शादी करना मुश्किल था। लेह लद्दाख से लौटने के बाद विक्रम ने दीपिका से तलाक लेने की बात कही, लेकिन दीपिका ने इनकार कर दिया। इस पर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। इस बीच शेफाली ने पति को अपने अफेयर के बारे में बता दिया और उससे तलाक लेने की बात कही। शेफाली का पति तलाक देने पर सहमत हो गया। उसने तलाक के पेपर भी तैयार करवा लिए। दूसरी ओर दीपिका के तलाक न देने से विक्रम और शेफाली परेशान थे। दीपिका से पीछा छुड़ाने के लिए विक्रम उसे नैनीताल लेकर गया। उसकी योजना थी कि नैनीताल में वह पहाड़ों पर घूमने के दौरान दीपिका को धक्का दे देगा। विक्रम और दीपिका के नैनीताल में रहने के दौरान भी शेफाली की विक्रम से सोशल मीडिया पर लगातार चैटिंग होती रही। इसमें शेफाली विक्रम को दीपिका से छुटकारा पाने के लिए उकसाती रही। दीपिका के पहाड़ों पर चलने से इनकार करने पर विक्रम और दीपिका में झगड़ा हो गया। इसके बाद विक्रम पत्नी व बच्चों के साथ तीसरे दिन ही गुड़गांव वापस लौट आया। नैनीताल से लौटने से पहले विक्रम ने शेफाली को मैसेज भेज दिया था कि वह कहीं नहीं जा रही, इसलिए साइट सीन देखने का प्लान रद्द करना पड़ा। दीपिका और विक्रम के नैनीताल से गुड़गांव लौटने के दूसरे ही दिन करवा चौथ था। करवा चौथ पर विक्रम के लिए दीपिका ने तो व्रत रखा ही था, विक्रम के लिए उसकी प्रेमिका शेफाली ने भी व्रत किया था। करवा चौथ के दिन भी शेफाली ने विक्रम से दीपिका को मारने के संबंध में गूगल टॉक के जरिए बात की
की थी। इसमें शेफाली ने कहा, कमीनी को बालकनी से नीचे फेंक दो। इस दौरान शेफाली का मैसेज विक्रम के मोबाइल पर फिर आया। इसमें उसने विक्रम को ताना मारते हुए कहा कि तुम लूजर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। इससे विक्रम बौखला गया। उसने दीपिका से उसी समय पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। रात करीब 9:37 पर उसने बाहर बालकनी में खड़ी दीपिका को 8वीं मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। दीपिका उससे विनती करती रही कि मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों से बेहद प्यार करती हूँ। धक्का देते समय दीपिका ने विक्रम के एक हाथ को कसकर पकड़ लिया था, लेकिन विक्रम ने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। इससे विक्रम की कलाई पर दीपिका के नाखूनों के निशान भी आ गए, जो बाद में मेडिकल जांच में सामने आए। दीपिका ने अपने बचाव के लिए काफी हाथ पैर मारे। उसने अपने पैर बालकनी की रेलिंग में फंसा लिए, लेकिन विक्रम ने उसके पैरों को रेलिंग से खींचकर धक्का दे दिया। दीपिका के नीचे गिरते ही विक्रम मदद के लिए चिल्लाता हुआ नीचे की तरफ भागा। जिस समय दीपिका को धक्का दिया था, उस समय दीपिका का दुधमुहा बेटा और मासूम बेटी अपने कमरे में सो रहे थे। यह विडंबना रही कि दीपिका के लिए करवा चौथ का त्योहार काल बनकर आया। जिस पति के लिए दीपिका ने करवा चौथ का व्रत रखा, उसी ने दूसरी मोहब्बत के लिए दीपिका को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने भाई बहन के बेदाग रिश्ते को भी दागदार बना दिया। जहां एक तरफ भाई अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, तो वहीं बहन उसकी मौत की साजिश बुनने में व्यस्त थी। उसने अपने भाई को मारने के लिए कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं बनाया, बल्कि एक पूरी फिल्म की कहानी के तर्ज पर अपने भाई के कत्ल की प्लानिंग की। दोस्तों, अब वो फिल्मी कहानी क्या थी और आखिर क्यों एक लड़की अपने ही सगे भाई के खून की प्यासी बन बैठी, ये सब हम आपको आगे की कहानी में डिटेल में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की है। यहाँ 5 दिसंबर को गंगरार कस्बे के हनुमान मंदिर के पीछे वाले कुएं में एक लड़के की लाश मिलती है। उस लाश का सिर नहीं था, सिर्फ धड़ मिला था। ऐसे में उस लाश की पहचान कर पाना मुश्किल था। कुएं में लाश मिलने की खबर से आसपास के लोग उस कुएं के पास इकट्ठा होने लगते हैं। मरे हुए शख्स के हाथ पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोई पढ़ नहीं पा रहा था। जब ये लाश मिली तब अंधेरा हो चुका था। पुलिस ने टॉर्च जलाकर उसे पढ़ने की कोशिश की। पुलिस को लगा कि हाथ पर कमलेश रायका लिखा हुआ है, लेकिन वहां मौजूद एक शख्स ने पुलिस की बात काट दी। उसने कहा कि कमलेश नहीं बल्कि महेंद्र रायका लिखा हुआ है। पुलिस को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उस टैटू पे जो नाम लिखा हुआ था उसे पढ़ना बेहद मुश्किल था। असल में दोस्तों, एक तो शाम का समय हो चुका था, जिस वजह से वहाँ पे रोशनी बहुत कम थी और ऊपर से लाश भी थोड़ी सड़ चुकी थी। तो जिस हाथ पे टैटू था, वहाँ की स्किन सड़ने की वजह से उस टैटू पर क्या लिखा हुआ था उसे पढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो शख्स काफी कॉन्फिडेंट था उस नाम को लेकर। पर पुलिस किसी भी नाम को लेकर श्योर नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने उस लाश को लावारिस लाश की सूची में डाल दिया और फिर अपने सभी पुलिस थानों से लावारिस व्यक्तियों की FIR रिपोर्ट मंगाई। FIR रिपोर्ट चेक करने के दौरान एक पुलिस ऑफिसर की निगाह एक नाम पे जा टिकी। वो नाम था महेंद्र रायका। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले ही महेंद्र रायका के घर वालों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। अब ये नाम पढ़कर पुलिस ऑफिसर को उस लड़के की याद आई जिसने लाश पे बने टैटू पर ये नाम पढ़ा था। पर यहाँ अभी पुलिस ऑफिसर के सामने एक और मुसीबत थी, और वो ये थी कि लाश का सिर अभी तक नहीं मिला था। अगले दिन पुलिस फिर से उस कुएं के पास सर्च ऑपरेशन शुरू करती है और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान उस कुएं से पुलिस वालों को उस लाश का सिर भी मिल जाता है। अब इस सिर को देखकर ये तो पक्का हो चुका था कि मरने वाले का नाम सच में महेंद्र रायका ही है। इसके बाद पुलिस वाले महेंद्र रायका के घर वालों को इसकी सूचना देते हैं और फिर घर वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या उन्हें किसी पे शक है जो महेंद्र रायका को मारना चाहता हो। परिवार वालों ने बताया कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था। वो तो अपनी बहन तनु की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था और आखिरी बार 21 नवंबर को उसने अपनी बहन तनु से बात भी की थी।
और तनु बता रही थी कि महेंद्र रतलाम गया हुआ है किसी काम से और उस दिन के बाद से फिर कभी उससे बात नहीं हुई। इसके बाद पुलिस महेंद्र की बहन तनु से भी पूछताछ करती है तो वो भी पुलिस को यही बात बताती है जो उसके घर वालों ने पुलिस वालों को बताया था। इसी बीच पुलिस वालों को महेंद्र रायका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है जिसमें ये बताया जाता है कि लाश कम से कम 20 से 25 दिन पुरानी है और उसका गला दबाकर उसे मारा गया है। फिर उसको मारने के बाद उसका सिर काटा गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात तो तय हो चुकी थी कि महेंद्र रायका को 16 नवंबर को ही मारा गया होगा क्योंकि उसके पहले तो वो अपने घर में ही था और घर वालों के हिसाब से वो 16 नवंबर से गायब है। और बहन की माने तो 21 नवंबर को उसने अपने भाई से बात की थी और उस समय उसका भाई रतलाम में था। पुलिस वालों ने इसके बाद महेंद्र रायका के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल से महेंद्र रायका की बहन तनु की बात मैच कर रही थी क्योंकि कॉल डिटेल के मुताबिक 21 नवंबर को महेंद्र रायका का लोकेशन रतलाम दिखा रहा था और उस दिन महेंद्र रायका के फोन से तनु के फोन पर एक कॉल भी की गई थी। अब पुलिस इस पहेली में फंस चुकी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही माने या फिर कॉल डिटेल को, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही माना जाए तो उसकी मौत 16 से 18 नवंबर के बीच हुई थी और परिवार वालों के मुताबिक 16 नवंबर से न ही वो घर आया और न ही किसी से मिला। और वहीं दूसरी तरफ कॉल डिटेल की रिपोर्ट में ये शो हो रहा था कि 21 नवंबर को महेंद्र रायका ने अपनी बहन तनु से फोन पे बात की है और ये बात तनु की बात से मैच कर रही थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर महेंद्र रायका 16 नवंबर को ही मर चुका था तो फिर 21 नवंबर को उसने अपनी बहन तनु से बात कैसे की और तो और उसका फोन रतलाम कैसे पहुंचा। अब इन्हीं सब सवालों के जवाब की तलाश में पुलिस एक बार फिर से महेंद्र रायका के परिवार वालों और उनके पड़ोसियों से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ में पुलिस वालों को पता चलता है कि महेंद्र रायका की बहन तनु का महेंद्र रायका के बचपन के दोस्त महावीर से लव अफेयर चल रहा था और जब ये बात महेंद्र रायका को पता चली तो उसने महावीर का अपने घर में आना जाना बंद कर दिया था और महावीर से अपनी बहन को दूर रखने के लिए उसने अपनी बहन की शादी दूसरी जगह पर तय कर दी थी। ये सब कुछ जानने के बाद पुलिस का शक तनु के बॉयफ्रेंड महावीर पे होने लगता है और फिर इसके बाद पुलिस महावीर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। जब महावीर पुलिस स्टेशन आता है तब पुलिस ऑफिसर महावीर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये वही लड़का होता है जिसने रात के अंधेरे में भी लाश के हाथ पर लिखे उस नाम को पढ़ लिया था जिसे कोई पुलिस वाला आसानी से नहीं पढ़ पा रहा था। अब महावीर को देखने के बाद पुलिस का शक उस पर और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो महावीर टूट जाता है और सारी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है। महावीर पुलिस को बताता है कि वो और महेंद्र रायका दोनों बचपन से ही दोस्त थे और इसी वजह से वो हमेशा महेंद्र रायका के घर उससे मिलने आता रहता था। घर में महेंद्र रायका के अलावा उसकी 2 बहनें भी थी जिसमें से बड़ी बहन तनु थी। तनु से महावीर अक्सर हंसी मजाक किया करता था और यही हंसी मजाक धीरे धीरे प्यार में बदल गया। तनु और महावीर नहीं चाहते थे कि इसका पता महेंद्र रायका को चले, इसलिए महावीर ने महेंद्र रायका की छोटी बहन से राखी बंधवाई और उसे अपनी मुंह बोली बहन मानने लगा। लेकिन धीरे धीरे इनके प्यार की खबर पूरे गांव में फैल गई और कुछ महीने पहले ही तनु के भाई महेंद्र को भी इनके प्यार के बारे में पता चल गया, जिसके बाद महेंद्र अब जल्द से जल्द अपनी बहन तनु की शादी कर देना चाहता था। उसकी सगाई जल्द से जल्द करने के लिए उसके भाई ने एक लड़के से उसका रिश्ता भी तय कर दिया था। तनु इस शादी से बार बार मना कर रही थी लेकिन उसका भाई महेंद्र जिद पर अड़ा हुआ था। तनु को अब लगने लगा था कि जब तक उसका भाई जिंदा है तब तक उसकी और महावीर की शादी नहीं हो सकती। इसलिए तनु ने मन ही मन ये प्लान बना लिया कि कैसे भी करके अपने भाई को अपने प्यार के रास्ते से हटाना है। इसी सिलसिले में एक दिन तनु बातों ही बातों में महावीर से कहती है कि मेरे भाई को जान से मार दो, नहीं तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। पहले तो तनु की ये बातें सुनकर महावीर डर जाता है और उसके भाई का कत्ल करने से मना कर देता है, जिससे तनु महावीर से नाराज हो जाती है और फिर तनु को मनाने के लिए महावीर उसके भाई का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर तनु और महावीर मिलकर महेंद्र रायका को मारने की साजिश रचते हैं। इस साजिश के तहत 16 नवंबर को तनु और उसकी बहन को अपने एक रिलेटिव के घर से अपने घर आना था। तनु ने अपने भाई से कहा था कि वो उन्हें लेने आ जाए। इसके बाद उसने इस जगह के बारे में अपने प्रेमी महावीर को भी बता दिया। फिर उसी रास्ते में एक कॉमन दोस्त के जरिए महावीर ने महेंद्र रायका से मुलाकात की
और फिर उसे गांजा पिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया। महावीर ने गांजे में पहले से कुछ नशीली दवाएं मिलाई थी, जिसे पीने के बाद महेंद्र बेहोश हो गया। इसके बाद महावीर ने अपने ही बचपन के दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद लाश कहाँ फेंके और ऐसा क्या करें कि पुलिस को कोई सुराग ना मिले, उसके लिए महावीर ने पहले से ही दृश्यम मूवी देख रखी थी। क्योंकि उसे पता था कि फिल्म में हीरो के परिवार के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला था, इसलिए उसने फिल्म के तरीके से महेंद्र की लाश के 2 टुकड़े कर गांव से दूर एक कुएं में फेंक दिया। लाश फेंकने के बाद 5 दिनों तक महावीर अपने घर पर नॉर्मल तरीके से रह रहा था। इसके बाद 21 नवंबर को महेंद्र का मोबाइल फोन लेकर महावीर चित्तौड़ से रतलाम पहुंचा, यानी करीब 200 किलोमीटर दूर पहुंचा, और फिर महेंद्र के फोन से ही तनु को फोन किया ताकि पुलिस अगर महेंद्र के फोन की आखिरी लोकेशन की जांच करे तो वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रतलाम में मिले। इस दौरान महावीर ने अपना फोन घर पर ही छोड़ रखा था। उसे ये लगा था कि ऐसे पुलिस महेंद्र की तलाश में भटकती रहेगी और रतलाम से पुलिस को कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। लेकिन महेंद्र का कातिल महावीर आखिरकार पकड़ा ही गया। महावीर के कबूलनामे के बाद पुलिस की ये पहेली भी सुलझ गई कि आखिर जिस शख्स की 16 नवंबर को ही हत्या हो गई हो, उसने 21 नवंबर यानी 5 दिनों बाद कैसे 200 किलोमीटर तक का सफर तय किया और मरने के बाद भी उसने कैसे तनु को कॉल किया। इसके बाद पुलिस ने महावीर और उसकी प्रेमिका तनु के साथ साथ महावीर के एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। अब कोर्ट से उन्हें क्या सजा मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो इस केस की सुनवाई शुरू होगी। खैर, इस केस को लेकर आप सभी के क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।